हेलो बेटा। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं फिर से लेकर हाजिर हुआ हूँ क्लास नाइन्थ की साइंस लेसन 1 पार्ट 2। और इस चैप्टर में हम वो सभी हेडिंग कवर करेंगे जो पार्ट 1 में छोड़ दी गई थी। तो बेटा सब लोग तैयार हो बिल्कुल। और हम जो है फिर से रेडी हैं अपने टॉपिक पर चलने के लिए। तो हम लोग ध्यान देते हैं, जो हमारी टॉपिक छूटी हुई थी हम अपने टॉपिक पर आ गए हैं, है ना। आज हमको कौन सी टॉपिक पढ़नी है बेटा? द्रव्य की अवस्था परिवर्तन संबंधी भौतिक गुण, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू स्टेट ऑफ मैटर चेंज। ठीक। तो हमें इसमें सबसे पहले पढ़ना है गलनांक। क्या पढ़ना है बेटा? गलनांक, जिसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट का मतलब होता है गलना। ठीक। तो गलनांक मतलब होता है कि गलन धन अंक। अंक यहाँ पे अंक का तात्पर्य है तापमान से। किससे? तापमान से बेटा। ठीक है। तो वायुमंडल के मानक दाब, स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं वायुमंडलीय मानक दाब को। वायुमंडलीय मानक दाब का मतलब होता है बेटा कि समुद्र तल से पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब का आकलन किया जाता है। ठीक है। इसके लिए बहुत सारे सूक्ष्म मापन का यूज किया जाता है, जैसे पास्कल है, बार है, मिली बार है, पारे के द्वारा है ना। इन सब का यूज इसमें किया जाता है, जिसको हम लोग प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं, दबाव। ठीक है ना। तो जब कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, उसे पदार्थ का गलनांक कहा जाता है। ठीक। यानी कि कोई भी ठोस पदार्थ है, अगर उसके लिए निश्चित ताप जो भी हो, अगर वो उसे मिल जाता है तो वो द्रव अवस्था में बदल जाता, उससे पहले वो नहीं मिलेगा। जैसे मान लो कि लोहा है, आयरन। ठीक। आयरन को पिघलने के लिए लगभग 1535 डिग्री सेल्सियस चाहिए हमें। ठीक है, 1535 के आसपास, यानी 1535 मान लेते हैं, माना 1535 डिग्री सेल्सियस चाहिए इसको द्रव में बदलने के लिए। और आपका टेम्परेचर अभी कितना हुआ है? 1450। तो ये पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो सकता। जब तक ये टेम्परेचर इसको नहीं मिल जाएगा तब तक ये मेल्ट नहीं होगा। यानी कि 1535 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलते ही ये मेल्ट होना शुरू कर देगा, यानी मेल्ट हो जाएगा। ठीक। तो ये ताप इसका क्या हो गया? गलनांक हो गया। समझ आ गई बात? अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है हिमांकी। किसकी? हिमांकी। तो हिमांक का फिर मतलब वैसे ही निकाल लीजिए, हिम धन अंक। ठीक है। यानी जिस अंकीय या जिस अंक पर, जिस तापमान अंकीय पर कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में या बर्फ बनना शुरू कर दे, यानी कि जमना शुरू कर दे, तो वो ताप उस पदार्थ का क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है, उसे क्या कहेंगे? हिमांक। उस ताप को क्या कहेंगे? हिमांक। ठीक है। अगली बात बेटा समझ में आ गई? अब चलते हैं आगे। आगे बात आती है बेटा क्वथनांक की। क्वथनांक को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग मतलब उबलना, है ना। तो जिस वायुमंडलीय के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से, किस अवस्था से बेटा? द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाता है, तो उसे पदार्थ का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है। बॉयल मीन्स उबलना। तो जिस अंक पर कोई
द्रव अवस्था से पदार्थ किसमें बदल जाता है, वाष्प अवस्था से, तो उसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, उबलना, उबलन अंक समझ सकते हो, जिस अंक पर कोई द्रव उबलना शुरू कर दे। पहले तो गर्म होता है, नॉर्मल एग्जांपल ले लो जल का ही, जल किसी भगोने में गर्म करते हो तो वो गर्म होता रहता होता रहता होता रहता, अभी वो उबलना नहीं शुरू किया, और जैसे उसका फिक्स यानी निश्चित ताप मिल जाता है वो उसी पर उबलने की कहानी शुरू कर देता है। ठीक है, आगे कहते हैं इसमें द्रवणांक। द्रवणांक का मतलब क्या होता है कि जब कोई पदार्थ जो है वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है, वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता तो उसको कहते हैं द्रवणांक। द्रवणांक का मतलब होता है, देखो यहाँ पे समझो, द्रव तो लिक्विड को बोला गया, लेकिन लिक्विड बनने की प्रक्रिया को, लिक्विड बनने की प्रक्रिया को द्रवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, द्रवण। ठीक है, लिक्विड है तरल बनने की प्रक्रिया को द्रवण बोलते हैं, द्रवण धन अंक, तो इसको हम बोलेंगे द्रवणांक। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे द्रवणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्रवणांक कहा जाता है। जैसे पानी भगोने में गर्म किया, वाष्प होकर के उड़ रहा है, उड़ने के बाद उस पर अगर हाथ लगाते हो, जो भाप उड़ रही, वाष्प उड़ रही है, हाथ लगाते हो तो लगाते ही थोड़ी देर बाद हटाने के बाद तुम्हें नजर आएगा कि जो भाप उड़ रही थी वो हमारे हाथों में द्रव अवस्था में या लिक्विड में इकट्ठा हो गई, तो उसको कहेंगे द्रवणांक, यानी कि द्रवण प्रक्रिया द्वारा द्रव का बनना, और इसके बनने के लिए एक ताप की आवश्यकता होती है जिसको हम द्रवणांक या द्रवण अंक बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। जो हमारी पांचवी हेडिंग है वो ये है इवापोरेशन कहते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि यदि किसी बर्तन में कोई द्रव, यानी कि मान लो जल रखा हुआ, तो उसके ऊपरी पृष्ठ से द्रव के अणु मुक्त होकर के वायुमंडल में जाते रहते हैं। क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है जिसे वाष्पन कहा जाता है। इसके लिए कोई ताप फिक्स नहीं है। हाँ, ताप बढ़ाओगे तो प्रक्रिया तेज हो जाएगी, ताप कम करोगे तो प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, बट वाष्पन होगा, थोड़ा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं और वाष्पन के कारण ही जो है हमारे ये बादलों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा, बादलों का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आती है संघनन। संघनन को कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में होता क्या है कि किसी पदार्थ की वाष्प की, किसी पदार्थ की वाष्प की द्रव अवस्था में, वाष्प की द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहा जाता है। और किसी वाष्प को पर्याप्त रूप से ठंडा करने यानी ताप घटाने अथवा बिना ठंडा किए ही वाष्प का दाब बढ़ाने से उसे संघनित किया जा सकता है। अगर दाब बढ़ाएंगे तब भी वो रहेगी। जैसे अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल जोड़ेंगे। गैस देखा ना, एलपीजी गैस जो सिलेंडरों में होती है हमारे घरों में, तो ये जब सिलेंडर में होती है तो ये किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है ना। यानी कि इसका दाब बढ़ा करके हम इसको संघनित कर लिए, इकट्ठा कर लिए। लेकिन जैसे दाब कम करें यानी कि हम वाल्व को ओपन कर दे तो ये बाहर निकलती तो किस फॉर्म में हो जाती है, वाष्पीय फॉर्म में। किसमें, वाष्प में। किसमें हो जाती है, वाष्प। तो दो तरीके हैं, या तो दाब बढ़ा करके इसको संघनित कर सकते हो वाष्प को, और या तो फिर तापमान घटा करके इसको संघनित कर सकते हो। किसको, वाष्प को। तो वाष्प को संघनित करने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। यानी कि वाष्प को दो तरीके से हम संघनित कर सकते हैं। पहला कौन सा है, ठंडा करने यानी ताप घटा करके, और दूसरा है दाब बढ़ा करके। दो चीज याद रखना, वाष्प को हम ठंडा कर सकते हैं
या इकट्ठा कर सकते हैं, दाब घटा सकते हैं। दाब घटाएंगे तो संघनित हो जाएगी, तापमान घटाएंगे तो संघनित हो जाएगी। ठीक है बेटा। जैसे इसमें दिया उदाहरण के रूप में, जाड़े के मौसम में रात को वायुमंडल का ताप कम हो जाने पर वायु में उपस्थित जलवाष्प जो होती है वो द्रव जल की बूंदों के रूप में वस्तुओं पर संघनित हो जाती है, जिसको हम लोग सुबह उठते हैं और देखते हैं तो कहते हैं ओसगिरी। ओस का मतलब ड्यू। कुछ तो याद आ गया, ड्यू का नाम लेते ही याद आ गया माउंटेन ड्यू। माउंटेन मीन्स क्या होता है? पर्वत। और ड्यू का मतलब ओस। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो 50, 60, 70 जो भी मिलती है, हम उतने रुपए में माउंटेन की ओस इकट्ठा करके पीते हैं, हम लोगों को पिलाई जाती है। हाँ, समझ में आ रही बात। अथवा किसी गिलास में बर्फ रखने पर आसपास की वायु में उपस्थित जलवाष्प गिलास की बाहरी सतह पर ठंडी होकर जल के बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। अब कहने का मतलब इनका ये हुआ, एक गिलास लो और उस गिलास में बर्फ के 2-4 टुकड़े डाल दो। कांच का गिलास ले लो, साफ कर दो, बाहर से सूखा कर दो, उसमें 2-4 जो है बर्फ के टुकड़े डाल दो और उसको जो है किसी टेबल पर रख दो। थोड़ी देर बाद देखोगे तो आपकी टेबल जो है जहाँ पर गिलास रखा है वहाँ पर भीगी नजर आएगी बाहर, और गिलास के चारों तरफ पानी नजर आएगा, यानी कि जल की बूंदें लगी होंगी। तो वो जल कहाँ से आया? वो जल कहाँ से आया? क्योंकि तापमान अंदर का घटा हुआ, गिलास के अंदर का तापमान घटा हुआ है और वायुमंडल में जो वाष्प के रूप में जो जल की बूंदें उड़ रही हैं वो गिलास से टच होने पर ठंडी हो जाती हैं, यानी कि उनका तापमान भी गिर जाता है, तो वो जल के रूप में संघनित होकर के टेबल पर बिखर जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं? जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है और इस प्रकार ऊपरी वायुमंडल में जलवाष्प के ठंडे होकर संघनित होने से बादल बनता है और धरातल के निकट संघनित होने से कोहरा बनता है। अगर वायुमंडल में जलवाष्प इकट्ठा हो रही है, संघनित हो रही है, तो हमने बताया बादल बनेगा। और वायुमंडल से नीचे अगर इकट्ठा हो रहा है क्या? भाप, यानी कि वाष्प, तो वो क्या बनाएगा? कोहरा बनाएगा, जिसको हम लोग फाग बोलते हैं। ठीक है ना? इतनी बात बेटा समझ में आ गई? अब इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आई होगी तो फिर से वही बात कमेंट करना। अब आते हैं आगे। उर्ध्वपातन क्या है बेटा? उर्ध्वपातन में ऊर्ध्वपातन भी बोल सकते हैं, ऊर्ध्वपातन होता है बहरहाल। ठीक है। सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन में क्या बताया गया? ये एक भैया भौतिक प्रक्रिया है जब कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस अवस्था में, ठोस पदार्थ किस अवस्था में बदलता है? सीधे गैस अवस्था में या वाष्प अवस्था में, तो ये प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक। और इसके एग्जाम्पल भी कुछ दिए गए हैं, जो जैसे कपूर, आयोडीन। ठीक। कपूर, आयोडीन ये सब क्या है? जलने के बाद इसमें जो है ना लिक्विड मिलता है, ना सॉलिड मिलता है, ना गैस मिलता है। गैस तो मतलब गैस में बदल ही जाता है, लिक्विड और सॉलिड कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, चलते हैं बेटा। आगे दिया हुआ है वाष्पीकरण। हाँ, वाष्पीकरण में क्या है? वाष्पीकरण में बताया है कि एवापोरेशन, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तरल यानी कि द्रव अपने क्वथन से कम तापमान पर ही धीरे धीरे वाष्प में बदलकर हवा में मिल जाता है। ये एक प्राकृतिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है।